बेसिकली हम लोग को दो मेन टॉपिक्स डिस्कस करना है, ठीक है। जो फर्स्ट मेन टॉपिक है दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, क्लियर। और जो सेकंड टॉपिक है दैट इज कॉलम एंड स्ट्रट, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, सेकंड है आपका कॉलम एंड स्ट्रट। ये मेन दो टॉपिक्स हैं। अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आपके कई मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग जो कंसीडर करेंगे सिर्फ डिटरमिनेट बीम का कंसीडर करेंगे, ठीक है। डिटरमिनेट बीम का सिर्फ हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेट बीम क्या होता है? द बीम विच कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। डिटरमिनेट बीम क्या होता है? वो बीम जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व हो सके, ठीक है। यहां लिख लो डिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम क्या होता है? द बीम which is analyzed, the beam which can be analyzed, which can be analyzed with the help of equilibrium equation, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली बीम की बात हो रही है इसलिए बीम बोल रहे हैं। अगर कोई भी अदर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कोई भी अदर स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या होगा? आपका डिटर्मिनेट कहलाएगा। डिटर्मिनेसी आपका फ्रेम, ट्रस और बीम तीन केसेस में निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेट ट्रस क्या है? वो ट्रस जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व या एनालाइज कर सके वो क्या लाएगा? डिटर्मिनेट ट्रस। सेम उसी तरह डिटर्मिनेट फ्रेम क्या होगा? जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से एनालाइज हो जाएगा तो वो डिटर्मिनेट फ्रेम कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। तो डिटर्मिनेट बीम क्या होता है? समझ में आ गया? बीम जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है, ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का, वो हम लोग तीन मेथड बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे? मेथड्स टू डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करेंगे? तो पहला मेथड है दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड। पहला जो मेथड है दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। सेकंड जो मेथड होगा आपका मोमेंट एरिया मेथड। सेकंड जो होगा आपका मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, और थर्ड आपका होगा मैकाले मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस फॉर डिटरमिनेट बीम। क्लियर? तो ये आपका ओवरऑल फर्स्ट पार्ट का सिलेबस था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का जो सिलेबस था दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पार्ट का, उसमें हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? डिटरमिनेट बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। डिटरमिनेट बीम क्या होता है? जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से
एनालाइज कर सके। और तीन मेथड जो जो पढ़ना है हम लोग को, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज डबल इंटीग्रेशन, मोमेंट एरिया और मैकेले मेथड। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, व्हाट इज डिफ्लेक्शन। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एक चीज देखो, अगर कोई एक बीम है हमारे पास, सपोज हमारे पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे कोई एक लोडिंग लग रही है, पी ले लो, पॉइंट लोड लग रहा है, कहीं पे भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि उसी पॉइंट पे। ठीक है, अब कोई एक बीम है ए बी, ठीक है, इस पे हम लोड प्रोवाइड कर रहे हैं। लोड प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, बेंड होगा। ठीक है, लोड प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ बेंडिंग होगी। इस तरीके से ये बेंडिंग होगी। इस पर्टिकुलर बेंडिंग की वजह से हम एक क्या बनाएंगे, इलास्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो ड्रॉ हुआ है दैट इज इलास्टिक कर्व। ठीक है, ये क्या है आपका इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व क्या शो कर रहा है, बी से ये पॉइंट बी डैश पहुंच गया। ठीक है, बी से ये पॉइंट बी डैश पहुंच गया, क्यों, ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, हो सकता हो ये बीम अगर अपने सेल्फ वेट के कारण भी अगर ये बी से बी डैश तक आता है या फिर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो क्या होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बोलेंगे। उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो यहां से डिफिनीशन क्या बनती है हमारी, यहां से डिफिनीशन क्या बनती है, द डिस्प्लेसमेंट, the displacement which can occur, the displacement which can occur due to externally applied load, externally applied load, or due to the weight of structure itself, weight of structure itself is known as displacement, is known as deflection, is known as deflection। क्लियर। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी बॉडी पे, किसी भी बीम पे उस एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो क्या होगा आपका, डिफ्लेक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो फ्रॉम फिगर से ये कह सकते हो, ये जो पॉइंट बी था ये कहां चला गया, बी डैश पे चला गया। इसकी वजह, किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट लोड पी, पॉइंट लोड पी की वजह से। तो इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ आपका, डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो यहां से ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ठीक है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, स्मॉल डेल्टा है ये। कैपिटल डेल्टा कैसे बनता है आपका, ट्रायंगल के फॉर्म में बनता है, दैट इज कैपिटल डेल्टा, और ये होता है आपका स्मॉल डेल्टा। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर ये कह सकते हो, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू बी डैश is the deflection in the cantilever beam as shown in figure। क्लियर, डिफ्लेक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता है डिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप। स्लोप क्या होता है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, क्लियर।
अब फिर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं स्लोप के लिए भी। स्लोप के लिए भी सेम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एक कोई बीम है कैंटिलीवर ए बी, और इस पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड पी लग रहा है, और इसकी वजह से जो हमारा कर्व ड्रॉ हुआ था वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ हुआ था। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर बीम में ध्यान दो, अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये क्या होगा, टेंजेंट है, इनिशियल टेंजेंट है। ठीक है, अब कर्व हो गया है, अब क्या हो गया है, पर्टिकुलरली इलास्टिक कर्व हो गया ड्यू टू, या डिफ्लेक्शन आ गया है ड्यू टू पॉइंट लोड पी। पॉइंट लोड पी की वजह से क्या आ गया है, डिफ्लेक्शन आ गया है। तो इस पे, इस पर्टिकुलर बी डैश पे, इस पर्टिकुलर बी डैश पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट बनाते तो वो किस तरह बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कर्व है आपका, टेंजेंट इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, फाइनल टेंजेंट। ये क्या है आपका, फाइनल टेंजेंट। अगर इस पर्टिकुलर जो इनिशियल टेंजेंट था, इसको इसी पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यही जो टेंजेंट डिफरेंस होता है, द टेंजेंट डिफरेंस ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्लोप कहलाता है। तो डिफिनीशन क्या हुई इसकी, द चेंज in the change in tangent at a point, at a point on a beam, at a point on a beam is known as, is known as slope, is known as slope. Clear? तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, डिफ्लेक्शन इज द displacement which is occurred due to externally applied load. And what is slope, the change in the tangent at a point on a beam, the change in tangent at a point on a beam is known as slope at that point, slope at that point. ठीक है, तो बेसिक डिफिनेशन हम लोग समझ गए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट, comma bending moment, that is bending moment and radius of curvature, radius of curvature, इन सबके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इस बीच में, सबके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे बीम का। ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ बीम कंसीडर करेंगे जिसपे लोडिंग की वजह से, जिसपे क्या हुआ, लोड अप्लाई हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, वो बीम बेंड हो गया, उसकी वजह से वो बीम क्या हुआ, बेंड हो गया। और बेंडिंग में हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई बीम बेंड करेगा तो उसके सारे कंपोनेंट एक सेंटर से पास करेंगे, सारे कंपोनेंट क्या होंगे, एक कॉमन सेंटर से पास करेंगे, और जो रेडियस होगा दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेंडिंग जब पढ़ा रहे थे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जब पढ़ा रहे थे, तो वहां पे ये चीजें एजम्पशन में बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
क्लियर, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये कोई स्मॉल पोर्शन था बीम का जिसपे लोडिंग की वजह से ये क्या हुआ, ये एक आर्क में कन्वर्ट हो गया जिसका सेंटर क्या है आपका, सी सेंटर है। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है, दैट इज डी अल्फा। और जो बीम की लेंथ है, ठीक है, बीम की जो लेंथ है दैट इज डी एस। ठीक है, वो कितना है, डी एस है। और आर इसका क्या है आपका, रेडियस है। क्लियर, अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जो टेंजेंट है, ठीक है, जो ए पॉइंट का टेंजेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है, और जो बी का टेंजेंट है, ठीक है, वो कितना बना रहा है, अल्फा प्लस डी अल्फा बना रहा है। क्लियर, ठीक है, यहां से एक और चीज बना लेते हैं, दैट इज ये आपका, ये हो गया dx और ये हो गया dy। क्लियर, ठीक है, अब यहां से कुछ नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहाँ पे अज्यूम ds इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम AB। ठीक है, AB की C आपका क्या है, सेंटर ऑफ आर्क। ठीक है, अल्फा क्या है, एंगल विच टेंजेंट एट A make with x axis, makes with x axis। सिमिलरली अल्फा प्लस डी अल्फा क्या है, एंगल विच टेंजेंट एट B makes with x axis। क्लियर, तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। अब फिगर के हिसाब से, फिगर देखो, और फिगर के अकॉर्डिंग एक चीज हम लोग लिखते हैं, फ्रॉम फिगर, फिगर से ये लिख सकते हैं दैट इज ds इज इक्वल टू आर डी अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखो ds इज इक्वल टू आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल होता है। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू आर डी अल्फा, और इसको करेंगे दैट इज r इज इक्वल टू ds बाई डी अल्फा। r इज इक्वल टू ds बाई डी अल्फा। ठीक है, अब फिगर में हम लोग यूज कर एक चीज और एज्यूम करेंगे कि अगर ds बहुत ही छोटा है तो क्या वो dx के इक्वल हो सकता है। यहां ध्यान दो, अगर ये कोई इस तरीके से आर्क है, ठीक है, और ये आपका dy है, dx है, अगर ये डिस्टेंस जो आपकी हाइपोटेन्यूज वाली डिस्टेंस है ये अगर बहुत ही छोटी है तो वो इक्वल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो सकती है। सपोज इस तरीके से देखो, ठीक है, ये जो फिगर बना रहे हैं इसमें देखो, अगर dy की लेंथ क्या हो, बहुत ही छोटी हो, ठीक है, dy बहुत ही छोटा होगा तो ds इज इक्वल टू dx हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, अज्यूमिंग dx is equal to ds, therefore r is equal to dx by d alpha, dx by d alpha, और 1 by r is equal to d alpha by dx, that is इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर, नाउ हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अब यहां जाओ, दैट ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हमारा x कॉमा वाई है, अगर कोऑर्डिनेट हमारा x कॉमा वाई है तो यहां से हम लोग, ठीक है, लिखो इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज x कॉमा वाई, देन tan अल्फा क्या हो सकता है, tan अल्फा हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx। अगर ये अल्फा एंगल है तो ड्यू टू
ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू dy बाई dx। अल्फा क्या है, वेरी स्मॉल है, since alpha is very small, since alpha is very small, tan alpha is equal to अल्फा, तो यहां से हो सकता है, और अल्फा इज इक्वल टू dy बाई dx। इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे अगर इस जो इक्वेशन है अल्फा को, तो यहां से डी अल्फा बाई डी एक्स हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज 1 बाई आर इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? तो हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं, हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get equation that is 1 by r, 1 by r is equal to d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड होगा। क्लियर? अब एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या है कि बेंडिंग हो रही है। ठीक है, बीम में क्या हो रही है, आपकी बेंडिंग हो रही है। तो बेंडिंग हो रही है तो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, बेंडिंग इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेंडिंग हो रही है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज कि वहां पे हमारा पर्टिकुलरली क्या हो रहा होगा। ठीक है, वहां पे हमारा क्या हो रहा होगा, बेंडिंग इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज बेंडिंग इक्वेशन हमारा क्या है, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये हमारा क्या है, बेंडिंग इक्वेशन है, दैट इज m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। m क्या आपका बेंडिंग मोमेंट, I का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या है आपका, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, y क्या है, डिस्टेंस है किसी भी एक्सिस का, न्यूट्रल एक्सिस से लेके आपका टॉप ऑफ द सेक्शन पे। ठीक है, e क्या है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां से हमको रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है, r का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज m by i is equal to e by r। हम लोग क्या लिख सकते हैं, m by i is equal to e by r, और यहां से एक और चीज आ जाएगी, दैट इज 1 by r is equal to m upon e into i, m upon ei। तो 1 by r की वैल्यू कितनी हो गई, m by ei। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से हम लोग को क्या मिलेगा, 3 एंड 4 से हमको इक्वेशन मिलेगा m by ei इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर, d2। ठीक है, m by ei इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, ये हमको एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिल जाएगा, और इस इक्वेशन को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, और
और m इज इक्वल टू ei d2i by dx स्क्वायर, d2i by dx स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक इक्वेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक इक्वेशन हो जाएगा फॉर फाइंडिंग द या टू डिटरमाइनिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अबव इक्वेशन इज द बेसिक इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द और टू डिटरमाइनिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ से एक स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या आएगा, दैट इज इक्वेशन 5 is the basic equation which is used to determine the slope and deflection of the beam, क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक इक्वेशन हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसका सबसे बेसिक जो तरीका है वो क्या है? कोई भी बीम दिया हुआ है, उस बीम का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे ei by d2i by dx स्क्वायर से। उसको क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे ei d2i by dx स्क्वायर से। क्लियर? और वहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप एंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज कह सकते हैं, हम लोग इक्वेशन 5 देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 5 क्या है? m is equal to ei upon d2i by dx स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 5 को हम लोग एक बार इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? dy by dx। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो dy by dx, यहाँ से ei dy by dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n dx के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से dy by dx क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर dy by dx इज इक्वल टू स्लोप। dy by dx क्या हो जाएगा? हमारा स्लोप हो जाएगा। dy by dx क्या हुआ? हमारा स्लोप हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम बेसिक इक्वेशन जो है, उस बेसिक इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या दे रहा है? स्लोप की वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? स्लोप की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन 5 को दो बार इंटीग्रेट करते हैं, मतलब अब अगर ये इक्वेशन हमारा 6 हो गया और इक्वेशन 6 को हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 6 को हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा? वी गेट y। हम लोग को क्या मिलेगा? y। और y क्या हो जाएगा? दैट इज डिफ्लेक्शन। वो क्या कहलाएगा? हमारा डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से एक चीज हो गया, अगर इक्वेशन 5 जो हमारा बेसिक इक्वेशन था m इज इक्वल टू ei अपॉन d2i by dx स्क्वायर, इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ द बीम मिलेगा। ठीक है, उस इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, स्लोप जो हम लोग को मिला, स्लोप वाली इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? दैट इज डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट
दो तीन चीजें और हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमारा बेसिक इक्वेशन क्या था, m इज इक्वल टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा बेसिक इक्वेशन था। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को एक बार हम लोग और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर जो भी है इक्वेशन 7 है। ठीक है, ये हमारा बेसिक इक्वेशन था 5, इसको इक्वेशन 7 अज्यूम करते हैं। ठीक है, ऑन differentiating equation 7 with respect to x, x के रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन 7 को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, we get dm by dx, is equal to ei d cube y upon dx cube। क्या मिलेगा, dm by dx is equal to ei d cube y upon dx cube। और dm by dx क्या है, dm by dx याद करो एसएफडी पीएमडी में जब पढ़ाए थे तो dm by dx क्या था, हमारा शियर फोर्स था। ये क्या था, हमारा शियर फोर्स। ठीक है, तो शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई आई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इफ देयर इज एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m इज इक्वल टू ई आई अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, then we can find the value of shear force, by differentiating the equation with respect to x के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर मोमेंट इक्वेशन को, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज शियर फोर्स। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम अज्यूम कर लेते हैं, 8 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ shear force, is equal to ei d पे पावर 4y अपॉन dx पे पावर 4। और d by dx ऑफ shear force क्या होता है, d by dx ऑफ shear force हमारा होता है रेट ऑफ लोडिंग। व्हाट इज, क्या होता है हमारा, रेट ऑफ लोडिंग। यहाँ से एक चीज हम लोग को और मिल जाएगी, दैट इज रेट ऑफ लोडिंग is equal to ei d पे पावर 4y अपॉन dx पे पावर 4। क्लियर, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग की वैल्यू। इट मींस अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बीम की अगर हम मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वहां से हम लोग स्लोप, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग शियर फोर्स और रेट ऑफ लोडिंग भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, शियर फोर्स, रेट ऑफ लोडिंग और डिफरेंशिएटिंग द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स और रेट ऑफ लोडिंग मिल जाएगा। और उसी वैल्यू को अगर उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ठीक है, हम लोग को स्लोप और डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसा आप लोगों के सिलेबस में डिस्कस किया गया था इसके पहले कि हम लोग को बेसिकली 3 मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है, 3 मेथड्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेथड्स to find slope and deflection। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, बहुत से मेथड है, लेकिन स्लोप और डिफ्लेक्शन का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
बेसिकली हम लोग तीन मेथड्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज डबल इंटीग्रेशन मेथड. द फर्स्ट वन इज डबल इंटीग्रेशन मेथड. द सेकेंड वन इज moment area method. The second one is moment area method, and the third one is Macaulay method. The third one is Macaulay method. ये तीन मेथड अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को डिस्कस करना है. ठीक है. फर्स्ट सेकंड चीज क्या है, जो भी हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे वो डिटरमिनेट बीम के लिए फाइंड आउट करेंगे. किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? डिटरमिनेट बीम के लिए फाइंड आउट करेंगे. डिटरमिनेट बीम क्या होता है? वो बीम या वो स्ट्रक्चर जो आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व हो सके, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं. उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड दैट इज double integration method. That is, first one is double integration method. Double integration method हम लोग को पढ़ना है. सबसे पहला जो आपका मेथड्स है. ठीक है. तो देखो सब कुछ हर आपके मेथड में कुछ न कुछ क्या होंगे? पॉजिटिव चीजें होंगी, कुछ न कुछ क्या होंगे उसकी नेगेटिव होंगे. मतलब कुछ उसके एडवांटेजेस होंगे, कुछ उसके क्या होंगे? डिसएडवांटेजेस होंगे. ठीक है. तो सबसे पहला जो पॉइंट है इन एडवांटेज के केस में, या डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो. ठीक है. हम लोग इस मेथड का यूज तभी करेंगे जब बीम क्या होगा? प्रिज्मेटिक इन नेचर होगा. दिस मेथड गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन द बीम इज प्रिज्मेटिक इन नेचर. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज यूज ओनली when the beam is prismatic. When the beam is prismatic. ठीक है. अब प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है या प्रिज्मेटिक क्या होता है? ठीक है. प्रिज्मेटिक क्या होता है या प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है? ठीक है. या नॉन प्रिज्मेटिक क्या होता है? तो जब फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो सेकंड या थर्ड लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया था. प्रिज्मेटिक क्या था और नॉन प्रिज्मेटिक क्या था. तो प्रिज्मेटिक बीम वो होता है, ठीक है, प्रिज्मेटिक बीम वो होता है जिसमें आपका क्या होगा? क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा. ठीक है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तभी हम डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं. डबल इंटीग्रेशन मेथड हम कब यूज करेंगे? जब हमारा बीम प्रिज्मेटिक होगा. प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है? उसके क्रॉस सेक्शन क्या होता है? थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा. क्लियर. नाउ द सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड तब यूज करेंगे जब पूरे बीम पे एक यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट होगा. ठीक है. एक यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन हम लोग को मिलेगा तब हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ लिख सकते हो इट कैन बी used when uniform bending equation is obtained throughout the beam. ठीक है. तो जब हमारे पास एक सिंगल बेंडिंग इक्वेशन, यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन होगा पूरे बीम के लिए, तब भी हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट कैन नॉट बी यूज्ड when the concentrated point load or concentrated moment is acting on the span. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा?
cannot be used, cannot be used when concentrated point load, concentrated point load or concentrated moment or concentrated moment is acting on the span, is acting on the span। ठीक है, इस मेथड को हम लोग कब यूज कर सकते हैं? पहला कंडीशन है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कंडीशन, ठीक है, और सेकंड कंडीशन है कंसंट्रेटेड मोमेंट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान दो, अगर सिर्फ एक पॉइंट लोड लग रहा है या एक मोमेंट लग रहा है, उस केस में हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है वो बेसिकली लिखा गया आपका सेवरल कंसंट्रेटेड पॉइंट या सेवरल कंसंट्रेटेड मोमेंट। जैसे कोई एक पर्टिकुलर बीम है हमारे पास कोई एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम कर लो, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें सेवरल पॉइंट लोड्स है, 4-5 पॉइंट लोड्स है, उस बीम में एक्ट कर रहा है। तो इस बीम में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लोग को मिले। तो एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन नहीं मिलेगा, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली डबल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर बीम पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन हमको मिल जाएगा। सेम वही केसेस आपके कंसंट्रेटेड मोमेंट के केस में है। कंसंट्रेटेड मोमेंट के केस में क्या है कि आप अगर एक सिंगल कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो उस केस में आप डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हो। लेकिन अगर एक या दो से ज्यादा अगर आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट उस पर्टिकुलर बीम पे एक्ट कर रहा है तो वहां पे आप क्या करोगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगाओगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे फॉर डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड का हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Okay, now let's say an example for double integration method. ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपका है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम केस करो। ठीक है, हर केस का एक बता देंगे। सिंपली सपोर्टेड का, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक बता देंगे, कैंटिलीवर का एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओवर हैंगिंग का देखा जाएगा, एक डिस्कस कर लिया जाएगा। इस तरीके से 2-3 मेथड्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको मेथड समझ में आ जाएगा। उसके बाद बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम।
एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, ठीक है, लेंथ कितनी है, कैपिटल है, और ए और बी इसके एंड है, ठीक है, और इस पे डब्ल्यू पर यूनिट रन का क्या लग रहा है आपका, यूडीएल लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ कितनी है, स्पैन लेंथ कितनी एल है, और उस पे एक यूडीएल एक्ट कर रहा है डब्ल्यू पर यूनिट रन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा हम लोग एसएफडी पीएमडी की केस में देख चुके हैं, रिएक्शंस जो आएंगे, रिएक्शंस दैट इज आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई टू आएगा। ठीक है, आर ए आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू एल बाई टू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल, आर ए एंड आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल, और किसी एक के अबाउट आप मोमेंट ले लेंगे, ए या बी के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, और वहां से आप आर ए या आर बी कंसीडर करके फिर वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, रिएक्शंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट अब हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है, या हमारे मेथड्स क्या कहते हैं कि हम लोग को किसी भी एक डिस्टेंस पे, किसी एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो टेक अ सेक्शन, यहां लिख लीजिए, टेक अ सेक्शन xx at a distance of x, at a distance of x from support A, from support A, A सपोर्ट से हम लोग एक डिस्टेंस ले लेते हैं आपका यहाँ से। ठीक है, x यहाँ तो ये कितना होगा, डब्ल्यू एल बाई टू, सिमिलरली यहाँ पे लिखिए ये डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्स सेक्शन, और ए से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना। तो एम एक्स की वैल्यू क्या होगी, एम एक्स की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स, इस पर्टिकुलर सपोर्ट रिएक्शन की वजह से कितना होगा, कितना होगा, दैट इज W, that is WL by 2 into x माइनस इस ओवरऑल UDL की वजह से, UDL की वजह से क्या होगा, W into x लेंथ हो गया, और x by 2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस रहेगा। ये पर्टिकुलर इक्वेशन होगा WL by 2 into x माइनस WX स्क्वायर by 2। ये हो गया मोमेंट है XX सेक्शन, XX सेक्शन पे हमारा मोमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मोमेंट किसके इक्वल था, EI बाई d2i बाई dx स्क्वायर के इक्वल था। तो हम लोग इक्वेट कर देंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और EI d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू WLX बाई 2 माइनस WX स्क्वायर बाई 2। क्लियर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन we get क्या मिलेगा हम लोग को, EI ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, WL बाई 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से WL x स्क्वायर बाई 4 माइनस W बाई 2 कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब बाई 3, तो यहाँ से 2 × 3 = 6, और ये हो जाएगा W x क्यूब बाई 6 प्लस एक कांस्टेंट आएगा दैट इज C1। ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा C1। इंटीग्रेशन सबको पता है,
ठीक है। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 होता है, और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब बाई 3 होता है। ये आप चीजें देख लीजिए, ये आपके बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथ्स 2 में ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक इक्वेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। नाउ ठीक है, अब इस पर्टिकुलर को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर को फिर से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, ei dy by dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज y, wl by 4 कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का क्या होता है, x क्यूब by 3, तो यहां से हो जाएगा wl x क्यूब अपॉन 4 3 जा 12 माइनस wx क्यूब by 6, तो w x क्यूब क्या होता है, x by 4, ठीक है, और 6 4 जा 24, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx क्या होता है, x cos 4 by 4, ठीक है, प्लस c1 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा c1 into x, प्लस एक और कांस्टेंट आया है दैट इज c2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस क्या क्या है, इक्वेशन 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन। इक्वेशन 1 क्या आपको बता रहा है, स्लोप के बारे में बता रहा है, वो स्लोप इक्वेशन है, और इक्वेशन 2 क्या बता रहा है आपको, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बता रहा है, क्लियर। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन क्लियर, ठीक है। अब हम लोग को क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है। अब हम लोग को क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अपना स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसका बीम कंसीडर देखते हैं, बीम को कंसीडर करते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो x इज इक्वल टू l/2 पे, ठीक है, x इज इक्वल टू l/2 पे, इट मींस सिमेट्रिसिटी इन द सेंटर, सेंटर पे हमारा जो डिफ्लेक्शन आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, और स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एक जो कंडीशन हमको मिली, एक कंडीशन क्या मिली, एक कंडीशन मिली दैट इज एट x is equal to l/2 dy by dx is equal to 0, dy by dx is equal to 0, x की वैल्यू अगर l/2 है तो dy by dx क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो putting above conditions, above boundary condition in equation 1, in equation 1, equation 1 में हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, हमको क्या मिलेगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1, क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करनी है, l/2 पुट करनी है, ठीक है, और 0 इज इक्वल टू WL/4, x की वैल्यू l/2 का होल स्क्वायर माइनस W/6 l/2 का होल क्यूब प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू हमको मिलेगी दैट इज C1 इज इक्वल टू माइनस WL/24, C1 की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस WL/24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
C1 की वैल्यू, ठीक है, ये हमको क्या हो गई C1 की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ei y by dx is equal to wlx by 4 wlx square by 4 minus wx cube by 6 और प्लस c1 था तो माइनस wl cube by 24, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये हमारा हो गया फाइनल स्लोप इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप एट 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, slope at a, slope at a, that is ei theta a, थीटा ऐसे क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप एट a, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0, wl स्क्वायर बाय 0, x वाले कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, हमको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस wl क्यूब बाय 24, और थीटा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस wl क्यूब अपॉन 24 ei। स्लोप हमारा कितना हो गया, स्लोप एट ए कितना हो गया, माइनस wl क्यूब अपॉन 24 ei, ठीक है। अगर कोई बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें यूडीएल लगा हुआ है तो स्लोप एट ए कितना मिलेगा हमको, माइनस wl क्यूब अपॉन 24 ei। क्लियर, क्लियर। और सिमिलरली यहाँ से एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू l पुट करते हैं, x की वैल्यू l पुट करके भी आप चेक करेंगे तो स्लोप एट b कितना आएगा, स्लोप एट b आएगा दैट इज 0, ठीक है। स्लोप एट b कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से wl क्यूब ये हो जाएगा l क्यूब अपॉन 4 माइनस wl क्यूब अपॉन 6 और माइनस wl क्यूब अपॉन 24, इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारा ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट हमको स्लोप मिल गया, नेक्स्ट हमारा फाइंड आउट क्या करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट चीज हमको क्या फाइंड आउट करनी है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डिफ्लेक्शन के लिए हमको डिफ्लेक्शन इक्वेशन पे जाना होगा, दैट इज ei y इक्वल टू wlx क्यूब बाय 12 माइनस wx cos 4 अपॉन 25 प्लस c1x प्लस c2, ठीक है। तो यहां से हमको c1 की वैल्यू तो पता है लेकिन c2 की वैल्यू नहीं पता है, तो c2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कांस्टेंट लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है, तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या आपकी, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, डिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, 0 होता है। x की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, और डिफ्लेक्शन 0 होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखो 0 आएगी, क्योंकि सारे x कंपोनेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन देखो, ठीक है, ये x पार्ट है 0, ये x पार्ट 0, c1 x पार्ट 0, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा। फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगा, ei इज इक्वल टू wl x cube by 12 माइनस wx पावर 4 by 24 माइनस wl क्यूब अपॉन 24 इंटू x, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फाइनल फॉर डिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे डिफ्लेक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इट मींस dy by dx is equal to 0। और एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की हेल्प से, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की हेल्प से या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वजह से जो हमारा इलास्टिक कर्व बनता था, जो इलास्टिक कर्व बनता था वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि बेंडिंग जो आएगी मैक्सिमम वो कहाँ आएगी, सेंटर पे आएगी। तो जहाँ पे बेंडिंग ज्यादा होगी वहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हो कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन मैक्सिमम होगा, डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इज maximum at mid span, that is x is equal to L by 2 due to symmetric loading, ठीक है। सिमेट्रिक लोडिंग की वजह से ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। स्लोप आपका 0, तो यहाँ पे पुट x is equal to L by 2 और हम लोग को डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। पुट x is equal to L by 2, y is equal to y max, y क्या हो जाएगा आपका, y max के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से EI y max is equal to WL by 12 L by 2 whole cube minus W by 24 L by 2 के पावर 4 minus WL cube 24 into L by 2, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू आएगी आपकी W L power 4 upon 8, 12 8 the 96, ठीक है, माइनस W L power 4 upon 24 into 8, that is 384, clear, minus W L power 4 upon 48, ये वैल्यू होगी W L power 4 upon 48, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे दैट इज 384 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और ये फाइनल आ जाएगा आपका -5 W L power 4 EI into Y max, ठीक है। और यहाँ से हम लोग Y max लिख सकते हैं, Y max that is deflection is equal to -5 W L power 4 upon 384 EI, 384 EI, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर यूडीएल लगा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर यूडीएल लगा हुआ है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या आएगा, 5 WL power 4 upon 384 EI, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है सेंटर पे स्लोप भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। तो ये एक एग्जांपल था डबल इंटीग्रेशन मेथड का, कि डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन में नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपका, डिफ्लेक्शन में नेगेटिव साइन शो कर रहा है, तो वो डिफ्लेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। वो डिफ्लेक्शन क्या है आपका, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, क्लियर, क्लियर। तो एक बार इसको और देख लो, यहाँ पे लिख लो that is negative sign shows downward deflection, क्लियर। तो ये हो गया आपका बेसिकली कि हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग तीन मेथड्स पढ़ लेते हैं, दैट इज डबल इंटीग्रेशन, मोमेंट एरिया एंड मैकेनिकल मेथड। हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस किए, डबल इंटीग्रेशन मेथड डिस्कस किए, दैट इज
डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, बेसिक इक्वेशन लेते हैं, बेसिक इक्वेशन को दैट इज बेसिक इक्वेशन क्या था, m इज इक्वल टू ei dy by dx स्क्वायर, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को स्लोप मिलेगा, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज पहला क्या है कि हम उसको तभी यूज करेंगे जब बीम क्या होगा, प्रिज्मेटिक होगा। प्रिज्मेटिक क्या होता है, प्रिज्मेटिक होता है आपका कि बीम क्या होगा, थ्रू आउट द सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। सेकंड कि जब हमारे पास, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन मिलेगी तभी हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। थर्ड कि जब किसी भी बीम पे अगर दो तीन कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड या दो तीन कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो उस केस में हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक सिंगल पॉइंट लोड या एक सिंगल कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को या इस मेथड को यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लिया। सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल क्या था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में उस पे क्या है, W पर यूनिट का यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे, इस मेथड का सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग मोमेंट निकालेंगे किसी भी एक एक्स सेक्शन पे। एक्स सेक्शन पे क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे और मोमेंट निकालने के बाद मोमेंट जो इक्वेशन आ रहा है उसको ei dy by dx स्क्वायर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग एक बार इंटीग्रेट करेंगे। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्लोप इक्वेशन। जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इक्वेशन 1 क्या है आपका, स्लोप इक्वेशन। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, दैट इज स्लोप इक्वेशन। ये क्या आपका स्लोप इक्वेशन है। और स्लोप इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इक्वेशन 2 आपका क्या है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन है उस पर्टिकुलर बीम और लोडिंग कंडीशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स है, दैट इज C1 एंड C2। C1 एंड C2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। C1 एंड C2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। तो पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है, अगर सिमेट्रिक लोडिंग है तो आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे थे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, दैट इज एक इलास्टिक कर्व है। तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे मैक्सिमम है तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा सेंटर पे, और स्लोप क्या होगा सेंटर पे, जीरो होगा। ठीक है, स्लोप क्या होगा सेंटर पे, जीरो होगा। एट x इज इक्वल टू l/2 स्लोप इज इक्वल टू जीरो। और उस इक्वेशन को पुट करके हम लोग क्या किए, C1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, कांस्टेंट C1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब कांस्टेंट C1 पता चल गया तो एट x इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, स्लोप एट a पता चल जाएगा। और स्लोप एट a हमको क्या आ गया, दैट इज WL/24 EI। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम लोग C2 कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो C2 कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, C2 कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो C2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फाइनल एक क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कम होगा L/2 पे। L/2 पे अगर मैक्सिमम होगा तो हम लोग L/2 पुट करेंगे और वहां से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज आएगा -5 WL/4/384 EI। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हमारा शो कर रहा है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है और उस पे सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना है तो आप क्या बोलोगे, 5 WL/4 EI। आपसे कोई पूछे सपोर्ट ए जहां इट मींस हिंज पे, क्योंकि जो आपका रोलर है, रोलर पे कोई भी स्लोप नहीं होता है, स्लोप आपका कहां बनेगा, हिंज पे बनेगा। तो हिंज पे आपका कितना आपका होगा स्लोप, दैट इज WL/24 EI। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर सिंपली सपोर्टेड बीम के नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इतनी चीजें
एक बार और फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, स्टार्टिंग से इसको देखेंगे।